फिल्म की शुरुआत में हम डॉक्टर किम नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक न्यूक्लियर वॉरहेड के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, यानी परमाणु हथियार बनाने के प्रोजेक्ट पर। दरअसल किम यह न्यूक्लियर वॉरहेड नॉर्थ और साउथ कोरिया के लिए बना रही थी ताकि उनकी मिलिट्री स्ट्रांग हो जाए। ये सब ईयर 2005 में चल रहा होता है। आगे किम टीवी देख रही होती है जिसमें यह खबर चल रही थी कि एक बड़ा सा कॉमेट धरती के काफी करीब से गुजर रहा है और ये कॉमेट हर 433 साल के बाद अर्थ के पास से गुजरता है। वही दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स एक प्लान बना रहे होते हैं ताकि वो उस न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने कब्जे में ले सके जो नॉर्थ और साउथ कोरिया मिलकर बना रही थी। अगली सीन में हम डॉक्टर किम को देखते हैं जिन्हें मिलिट्री ऑफिसर्स ये बता रहे होते हैं कि उन्हें यह न्यूक्लियर वॉरहेड किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। मगर इन बातों की खबर नॉर्थ कोरिया के एक मेजर को पता चल जाती है जिसका नाम होता है कैंग। अब कैंग अपने कुछ नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के साथ मिलकर डॉक्टर किम को किडनैप कर लेता है जिसके पास उस रूम का की कार्ड था जहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड रखा गया था। अब ये नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स कैंग के साथ मिलकर उस न्यूक्लियर वॉरहेड को चुरा लेते हैं और समंदर के रास्ते उसे ले जाने लगते हैं। इस चीज की खबर साउथ कोरियन सोल्जर्स को पता चल जाती है तो वहां का एक मेजर जिसका नाम पार्क था वो अपने साथ कुछ सोल्जर्स लेकर कैंग और उनके साथियों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। आगे दो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी आसमान में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो उस कॉमेट की थी जो धरती के काफी करीब से गुजर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहां की बोट जिसमें साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं। जब डॉक्टर किम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को जंग के मैदान के बीचों बीच देखती है। वहाँ उस मैदान में कई सारे लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए जंग लड़ रहे होते हैं। इस सीन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर किम और बाकी सोल्जर्स टाइम ट्रैवल करके 16th सेंचुरी में पहुंच गए हैं, यानी ईयर 1572 में। डॉक्टर किम के साथ 3 नॉर्थ कोरियन और 3 साउथ कोरियन सोल्जर्स थे और वो लोग भी ये सब देख रहे थे। दरअसल यहाँ पर जर्सन के लोगों और कोरियन लोगों के बीच जंग चल रही थी। ये सब देख उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ कोई नाटक वगैरह चल रहा है। मगर तभी वहाँ का एक आदमी उनके एक सोल्जर पर अटैक करने की कोशिश करता है। बदले में सोल्जर उस आदमी के ऊपर एक ग्रेनेड फेंक कर उसे मार देता है। इस चीज़ को देखने के बाद जर्सन का कमांडर सोल्जर्स पर आग बबूला हो जाता है और उस सोल्जर को मारने की कोशिश करता है। मगर वो सोल्जर बंदूक से उस पर फायर करता है जिसकी गोली जर्सन के कमांडर के कान के पास से गुजरती है। जब जर्सन के सिपाही वहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ के गांव के लोग उन्हें थैंक्स बोलते हुए उनकी तारीफ करने लगते हैं। वहाँ के लोग इन कोरियन सोल्जर्स को उनका मसीहा समझते हैं जिन्होंने सही समय पर आकर उन्हें बचा लिया। ये लोग इन सोल्जर्स को हेवनली सोल्जर्स कहकर पुकारने लगते हैं क्योंकि इन सोल्जर्स के पास एडवांस हथियार थे और वहाँ के लोगों को ये लग रहा होता है कि इन सोल्जर्स के पास कोई मैजिकल पावर्स होगी। आगे कोरियन सोल्जर्स एक गुफा में जाकर ठहर जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने पर मेजर पार्क कैंग को इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि अगर उसने वो न्यूक्लियर वॉरहेड चुराई नहीं होती तो आज वो यहाँ नहीं होते। बातों बातों में इनका झगड़ा होने लगता है जिस पर पार्क गुस्सा होकर कैंग के ऊपर बंदूक तान देता है। तभी किम उन दोनों को शांत हो जाने को बोलती है और कहती है कि सबसे पहले उन्हें यहाँ से वापस अपने टाइमलाइन में जाने का रास्ता ढूंढ निकालना होगा। यहाँ पर डॉक्टर किम न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर परेशान थी क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तो न्यूक्लियर वॉरहेड उनके पास नहीं था और अगर ये चीज़ किसी गलत इंसान के हाथों लग गई तो सब नष्ट हो जाएगा। ये सब देख कैंग कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं किसी भी तरह उस न्यूक्लियर वॉरहेड को ढूंढ निकालूंगा। वही दूसरी ओर हम जर्सन के लीडर को देखते हैं जो अपने कमांडर को डांट रहा होता है ये कहकर कि वो एक डरपोक है जो जंग के मैदान से भाग गया। जिस पर वो कमांडर बताता है कि जिन गाँव वालों से वो लड़ रहे थे उनमें 6 सोल्जर्स ऐसे थे जिनके पास अद्भुत हथियार थे। मगर ये सब सुन जर्सन लीडर उस पर और भड़क जाता है और उसे उन सोल्जर्स को मारने का एक आखिरी मौका देता है। आगे हम देखते हैं कि उसी गुफा में कोरियन सोल्जर्स और डॉक्टर किम सो जाते हैं। तभी वहाँ के गांव का एक आदमी आकर उनके वेपन्स चुरा लेता है और बाहर भागने लगता है और उसके पीछे 2 कोरियन सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। मगर गांव के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें उनके राजा के पास ले जाते हैं। अब वहाँ का राजा इन तीनों को चोरी के आरोप में सज़ा सुना देता है और ये सब कैंग और पार्क भी देखने लगते हैं जो वहाँ आम लोगों की तरह ड्रेसअप करके गए थे। उस चोर का नाम ई सुनसेन होता है जो आसान नाम की जगह का रहने वाला था। ये नाम सुनते ही पार्क समझ जाता है कि ये चोर तो एक बड़ा कोरियन वॉरियर है जिसके बारे में उसने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा था और इसी कोरियन वॉरियर ने जापानीज इन्वेशन को रोका था। मगर ई सुनसेन को इस हालत में देख वो सभी सोचने लगते हैं क्योंकि हिस्ट्री के बुक्स में तो उसकी काफ़ी बड़ा चढ़ाकर तारीफ की गई थी और अभी आदमी यहाँ चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। आगे वहाँ का राजा ई सुनसेन और उन 2 कोरियन सोल्जर्स को मौत की सज़ा सुना देता है। जब ये तीनों वहाँ के जेल में कैद होते हैं तो एक कोरियन सोल्जर आकर उन्हें छुड़ा लेता है और ई को उनके साथ चलने को बोलता है। कुछ देर बाद जब वो जंगल से जाने लगते हैं
तो कोरियन सोल्जर्स ई को उनके हथियार पूछते हैं, मगर ई बताता है कि उसने वो हथियार पानी में फेंक दिया। अब बातों बातों में इन लोगों के बीच झगड़ा होने लगता है, मगर तभी पार्क आकर सभी को बताता है कि जो आदमी उनके सामने खड़ा है वो एक बहुत बड़ा कोरियन वॉरियर है, जिसके बारे में उसने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा था। अब ये सुनकर सभी सोल्जर सोचने लगते हैं कि ये चोर एक बड़ा वॉरियर नहीं हो सकता, इसमें तो एक भी क्वालिटी एक योद्धा जैसी नहीं है। यहाँ पर सोल्जर इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं कि ई उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। अगली सुबह जब ई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जिस जगह वो रात में रुका था वहाँ पर कोरियन सोल्जर्स ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और वो अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब ई बाहर आता है तो सभी कोरियन सोल्जर्स उसके सामने झुकते हैं और उसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि वो एक बड़ा योद्धा है, मगर ये सब बातें ई को झूठ लग रही होती है। अगले दिन ई को वो सभी सोल्जर्स ट्रेनिंग देने लगते हैं ताकि इससे वो और मजबूत हो जाए, क्योंकि उसे जापान के सिपाहियों के साथ आगे चलकर युद्ध करना होगा। वही दूसरी ओर कैंग उसके दो साथियों के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड को ढूंढ रहा होता है। वो तीनों हर जगह तलाश करते हैं, मगर उन्हें वो चीज़ कहीं दिखाई नहीं देती। अगले सीन में हम ई को देखते हैं जो छुपकर जंगल की ओर जाकर अपने वो हथियार छुपाने लगता है जो उसने परसों रात चुराए थे। वो सोचता है कि इसे बेचने पर वो बहुत अमीर बन सकता है। ई आगे वो हथियार छुपा लेता है और उसे ऐसा करता एक लड़की देख लेती है। मरी उसे खाने के लिए कुछ दे देता है और वो ये खाते हुए वहाँ से निकल जाती है। कुछ घंटे बाद वही लड़की जंगल की ओर जाकर ई के छुपाए हुए जगह से एक गन लेकर जाने लगती है कि तभी जर्शन के दो गार्ड्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं। अब जर्शन के गार्ड्स को पता चल गया था कि वो हेवनली सोल्जर्स यहीं कहीं छुपे हुए हैं। वही दूसरी ओर हेवनली सोल्जर्स ई का काफ़ी ख्याल रखने लगते हैं और ये देख डॉक्टर किम उन सबको कहती है कि उन्हें ई को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, वरना हमारी वजह से ई एक बड़ा योद्धा नहीं बन सकता और हमें समय के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जिस पर पार्क कहता है कि ई को हमारी ज़रूरत है और हमें उसे ट्रेन करना चाहिए। कुछ देर बाद डॉक्टर किम सभी हेवनली सोल्जर्स को इकट्ठा करती है और बताती है कि उसे पता चल गया है कि वो वापस अपने टाइमलाइन में कैसे जा सकते हैं। वो बताने लगती है कि ये सब उस कॉमेट की वजह से हुआ है जो हर 433 साल बाद अर्थ के करीब से गुजरता है, और जब वो कॉमेट 2005 में आया तो वो सब 433 साल पीछे पास्ट में पहुंच गए और वो सब ईयर 1572 के टाइमलाइन में है। आगे वो ये भी कहती है कि ये कॉमेट फिर से 4 दिन बाद यहाँ आने वाला है, जिससे वो वापस अपने टाइम में पहुँच सकते हैं। मगर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि उसे पता नहीं कि जब वो कॉमेट गुजरेगा तो उन्हें किस जगह पर होना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर किम श्योर होती है कि वो अपनी रिसर्च की मदद से वो भी पता कर लेगी। रात को हेवनली सोल्जर्स वहाँ जंगल के आसपास खुदाई करने लगते हैं, जहाँ उन्हें ई का कुछ सामान मिलता है जिसमें कुछ पेड़ पौधे वगैरह थे। गौर से देखने पर वो ड्रग्स होते हैं जिसे ई गाँव वालों को बेचता था। ये सब ड्रग्स वो जला देते हैं और ई को समझाते हैं कि वो एक वॉरियर है और उसे ऐसे काम शोभा नहीं देते। ये सुनकर ई को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद एक सोल्जर आकर उसका हाथ पड़ने का नाटक करता है और कहता है कि उसके हाथ की लकीरें ये बताती है कि वो इस युग का सबसे बड़ा योद्धा बनने वाला है। अब ये दोनों यहाँ बात कर ही रहे होते